दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं अनिल सिंह गहलोत जी, जो क्षत्रिय समाज है उसके अध्यक्ष हैं और उनका एक राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने किताब भी लिखी है और उस किताब के ज़रिए जो राजनीति के आज़ादी के बाद की जो राजनीति रही है उसको उन्होंने किताब में दिखाने की कोशिश की है। अभी भी आगे उनका प्लान है कुछ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर जो उन्होंने देखा है किताब लिखने का। और 22 मई को लखनऊ में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है। उस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो अनिल सिंह जी कर रहे हैं। क्या है ये कार्यक्रम और किस तरीके से अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज काम कर रहा है, इस पे आज हम बात करेंगे अनिल सिंह जी से। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी। सर, पहले तो जो 22 तारीख को कार्यक्रम है वो क्या है, उसकी थोड़ी रूपरेखा बताइए। नहीं, 22 तारीख को कोई कार्यक्रम कोई ऐसा नया नहीं है। महाराणा प्रताप जो भारतीय मानस के राष्ट्रीय स्वाभिमान के चेतना पुरुष हैं जी, जो हिंदुत्व के मणि मुकुट हैं, उनका जो जन्मदिन मनाया जाता रहा है। तो अभी तक कई मरतबा ये होता रहा कि इंग्लिश कैलेंडर से 9 मई को मनाया जाता है, नोटिफाइड सोशली है। लेकिन हमारी बात हुई महाराणा प्रताप के वंशज जो वर्तमान में महाराज कुमार लच्छराज सिंह मेवाड़ हैं जी। तो मैंने कहा कि 9 को जयंती मनाई जा पाइए, क्योंकि पिछले वर्षों हम लोग 9 को ही मनाते रहे। तो उन्होंने कहा मुझसे कि अगर आप कहेंगे तो 9 को आ जाएंगे, लेकिन मेरा कहना है कि विक्रम संवत से जयंती पड़ रही है 22 मई को, तो 22 मई को करें तो अच्छा रहेगा। हमने कहा नहीं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को तो हिंदुत्व की बात, हमारे सनातन की बात, हमें तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात है, भारतीयता की बात है। तो महाराणा प्रताप तो उसी के चेतना पुरुष हैं, एक कण कण के तो हैं, उसी विक्रम संवत से मनाना श्रेयकर रहेगा। मैं मनाऊंगा इसमें, तो वो आ रहे हैं। अच्छा। बहरहाल लखनऊ में सबसे बड़ा एडिटोरियम है 4000 का, ये जो शहीद पथ CMS गोमती नगर जो कैम्ब्रिज करके है जी। तो उसमें 4000 सीटिंग कैपेसिटी है। तो लोगों ने बड़ा ताजुब किया कि भाई लखनऊ बड़ा सुस्त शहर है और बड़ी हलचल नहीं होती है, बाहर से करना कैसे कर लेंगे। हमने कहा नहीं, मेरी लखनऊ वालों पे और यहाँ पे रहने वालों पे मुझे भरोसा कि लखनऊ एक तरह का कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रो सिटी हो गया। यहाँ सब तरफ के लोग हैं, तो आएंगे रहेंगे और बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी संवर्ग के हमारे लोग, और प्रताप तो सबके हैं। मैं समझता हूँ कि इस जयंती पर्व पे महाराणा के अगर 70% राजपूत होंगे, उनके वंश के भाव रखने वाले, इस औलाद में कि हम उस वंश गोत्र के हैं जो राम और कृष्ण और प्रताप पैदा हुए हैं, तो इसके साथ साथ भारतीय जनमानस का कण कण के साथ उन लोगों का भावात्मक जुड़ाव राम प्रताप का रहा है जी। तो प्रताप के लिए 30% तो निश्चित रूप से समाज के अन्य वर्ग से भी लोग आए। सारे लोग हैं, उनकी किताबों में पढ़ते रहे हैं, उनके प्रति एक भाव है सम्मान का। आप जब क्षत्रिय समाज से जुड़े, अध्यक्ष जब बने 2 साल पहले, उसके बाद से क्या क्या गतिविधियां हुई? बीच में कोविड भी आया। देखिए 19 में ये अयोध्या की संस्था रही है भारतीय क्षत्रिय समाज जी। एक सत्य प्रकाश सिंह सत्य जी करके एक सीनियर एडवोकेट थे, तो उन लोगों ने 70 में स्थापित किया था, 1970 में। तो आंतरिक रूप से वहाँ एक सक्रिय थी 4-6 जिलों में। एक क्षत्रिय बोर्डिंग है वहाँ पे, बहुत बड़ा 10 एकड़ का शहर के अंदर। तो वहाँ डिग्री कॉलेज या इंटरमीडिएट कॉलेज भी चल रहा है, प्राइमरी जूनियर क्लास से लेकर के, और एक बड़ा एडिटोरियम हॉल भी बना रखा है, एयर कंडीशन लोगों ने। बहरहाल वो संस्था बड़ी सम्मानित है। राजपूतों के इस इलाके के बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, ये सिद्धार्थ नगर और ये सुल्तानपुर तक, जौनपुर तक, तो ये था मोबिलाइजेशन। तो उसके बाद वो लोग उस समय से हमसे कहते थे, मैं हरिया से आते जाते, मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा, तो मुझे लोग बुलाते थे। तो वो लोग कहते थे मुझसे, लेकिन मैं टाल जाता था कि मैं सक्रिय राजनीति में था। भाव अपने वंश कुल के प्रति था, लेकिन
कोई जातिवादी राजनीति करने का मेरा आशय नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा, अध्ययन किया कि राजपूत एक समाज ऐसा है जो कभी किसी वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता। राजपूत जो अगर एकत्रित होता है तो वो राम और राणा प्रताप के आदर्शों मूल्यों को लेकर के संगठित होने और चरित्र जीने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, आने वाले पीढ़ी को संदेश देने के लिए और अपने एक दूसरे को फेलिसिटेट करने, गौरव महसूस करने के लिए गौरव की अनुभूति लेता है, रोमांचित होता है। तो धीरे धीरे करके इन लोगों ने कहा, फिर एक ब्रिगेडियर सिंह थे, उनके बाद ब्रिगेडियर साहब थे। अच्छा। एक दिन मैं गया हुआ तो इन लोगों ने सबने पहले से तय कर रखा था, यूनानिमस प्रपोज करके, और मुझे सबने 500-700 लोग थे उनके जनरल हाउस में, उन लोगों ने हमारे लिए कर दिया, अनाउंसमेंट प्रपोज करके। अब मेरे लिए बड़ी दुविधा, बड़ा मोटा सा माला डाला तो तैयारी के बगैर तो होता नहीं है। तो मैंने, अब क्या करता है, जनमत का आदर करना है अगर आप जुड़े हैं किसी से। लेकिन मैंने ये अपना डिसेंट, असहमत नोट कराई कि आप लोग मुझे विश्वास में नहीं लिए कि आज ये करना है। बात चल रही थी, कहते थे आप, मैं टालता था कई सालों से, लेकिन आज ही के दिन कर देंगे। तो करना था तो हमसे कुछ चंद पहले, कुछ घंटे पहले भी तो बात कर सकते। बहरहाल आदर है। अब उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसका ऑल इंडिया लेवल पे इसको रिन्यू कराया। तो हमारे 9 स्टेट से कई वाइस चांसलर्स हैं, गुजरात से वाइस चांसलर हैं, राजस्थान से वाइस चांसलर हैं, गोरखपुर के वाइस चांसलर हैं, यहाँ पे हैं हमारी गवर्निंग बोर्ड में, और दिल्ली से भी, और हरियाणा से भी, और कर्नाटक से, तेलंगाना से, बंगाल से, बिहार से, आसाम से। इस तरह से हमारे लोग हैं, जुड़े हैं। और मोस्टली लोग इंटेलिजेंसिया क्लास से हैं, जो एकेडमिक्स से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक फील्ड रहा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एजुकेटिव काउंसिल में 27 साल रहा, कॉन्टिन्यू एजुकेटिव काउंसिल में। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एजुकेटिव काउंसिल में रहा। मैं उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ में रहा। मैं भोपाल की यूनिवर्सिटी में रहा, अदर यूनिवर्सिटी। तो मेरा थोड़ा एकेडमिशियंस के बीच में रहा। और मेरी एक सोच रही है कि समाज से और नौजवानों से सबसे ज़्यादा जुड़ाव परिसरों का है, कैंपसेस का है। और कैंपस के लोग अगर जुड़ते हैं तो एक क्रेडेंशियल, एक गुडविल बन सकती है। और जो पीढ़ी है जिसके लिए हम लोगों को संदेश देना है, और जिनको जागृत करना है, जिनको राष्ट्र गौरव से जोड़ना है, उनके बीच में अच्छा काम इनके जरिए किया जा सकता है। बहरहाल, और ये यूथ पीढ़ी है जो, हाँ, ये यूथ को से कनेक्टेड है। तो ये हुआ। और इसके बाद से हम लोगों ने पिछले साल ईयर बिफोर होली मिलन का अयोध्या में बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम किया गया। और लखनऊ से भी जो क्षत्रियों के बीच में तमाम संगठन काम कर रहे हैं। मैंने कहा तो मेरे साथ, मैं समझता हूँ दर्जनों संगठन के लोग गाड़ियों से यहाँ से गए, हमारे साथ वहाँ ज्वाइन किए। फिर उसके बाद से हम लोगों ने महाराणा प्रताप की जयंती पिछले साल मनाई। तो महाराणा प्रताप की जयंती हम लोगों ने छोटे स्तर पे मनाई, 400-500 लोग थे केवल। और बहुत अच्छा समागम, उसको भी माना गया कि इतना बड़ा समागम नहीं होता है। क्षत्रिय 25-50-100 के बीच में 100 हो जाए तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन हुआ, दयाल पैराडाइज होटल है, उसके हाल में बहुत बड़ा हुआ, अच्छा हुआ, 400-500 लोग रहे। इसके बाद लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को शस्त्र पूजन करना चाहिए, उत्साह था। तो पिछले दशहरे के दिन, आपको 5 अक्टूबर का दशहरा था, दशहरे के दिन भोर से बरसात हो रही थी और रात तक बरसात, कंटिन्यू बारिश हुई, कभी रुकी नहीं एक सेकंड। और आपको बतावें कि 1500 लोगों को साफा बंधा, क्योंकि साफा जो आया था कम पड़ गया, 1500 लाया था, वो बंध गया। 400-500 लोगों को नहीं बंधा, खाली रह गया। खाने के इंतजाम 2000 का किया गया था। और पानी बरस रहा था, ओपन हॉल में था कॉलेज के, तो उसके अंदर भग करके बेस में गए लोग, बेसमेंट में पानी भर उसको निकलवाए। और एक हॉल था उनके यहाँ, ऑडिटोरियम, जो करीब 1000 का था। तो उसमें किसी तरह से ठसम ठस खड़े रहे लोग, शस्त्र पूजन हुआ, बड़ा वो वीडियो चला, बड़ा न्यूज़ गई, पब्लिक लोगों में बड़ा रोमांच हुआ। और ये देखिए कि बरसात के बावजूद इतनी भीड़, लोग निकले
ये कमिटमेंट, एक विश्वास होता है हम सबके लोग समाज में काम करने वालों का कि इन लोगों ने किया है, बुलाया है तो करेंगे, अच्छा करेंगे, हमको हिस्सेदारी रखनी चाहिए। और महिलाओं का बहुत बड़ा कंटिंजेंट, मैं समझता हूँ कि 200-250 महिलाएं साफाबादी हुई थी, तो बहुत अच्छा रोमांचक रहा और अच्छे से हुआ। अब की बार और इन लोगों में उत्साह रहा, तो हमसे कई लोग, तो मैंने मेवाड़ युवराज को कहा भाई महाराणा प्रताप की ही जयंती मना रहे हैं हम लोग, और यही कुल वंश है जो भारत को कभी, मेवाड़ राज्य जो था, मेवाड़ भी देशी है, जब इंडिपेंडेंसी थी, सॉवरेंटी उनकी थी, तो उनका देश, राष्ट्र उनका, मेवाड़ कभी गुलाम नहीं रहा, मेवाड़ को कभी जीता नहीं जा सका, मेवाड़ अपराजेय रहा। तो मेवाड़ ही है जो राणा सांगा बप्पा रावल ने ईरान तक मार करके राज कायम किया था और 100 मील पे चौकी बनाते चले आए, जिन लोगों ने आक्रांताओं को हजारों साल तक रोका। और भारत का हिंदुत्व अगर जिंदा है तो हिंदुत्व जिंदा करने के जो युद्ध के लिए, क्योंकि राजपूत ही कुर्बानी देने के लिए था, रखा गया कि काम ही धर्म है युद्ध करना और देश की रक्षा, समाज की रक्षा करना, तो उसके लिए तो कुर्बान हुए। हमारी बहुएं, हमारी माताएं 12-12 हजार, 16-16 हजार एक दिन में अग्नि को आहूत देकर के निछावर हो गए राष्ट्र के लिए और स्वाभिमान के लिए। तो हमने कहा कि राणा प्रताप जो हमारे राष्ट्र के चेतना पुरुष हैं भारतीय समाज में, उनके कुल वंश को ही क्यों न बुलाया जाए। तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को अब की बुलाया गया 22 तारीख को। 22 तारीख बहुत उत्साह है। और सबसे बड़ा हाल जो 4-5 हजार का ऑडिटोरियम है, उसको लिया गया हम लोगों ने CMS गोमती नगर में, छूट है ना, और छूट भी जाएंगे तो लोग रूठेंगे नहीं, क्योंकि कॉरिडोर गलियारे में रह लेंगे अगर सीट नहीं मिलेगी तब भी, ऐसा मैंने देखा। तो यही है, यही तैयारी हम लोगों की है। और क्या कुछ, एक तो परिचर्चा होगी। देखिए हम लोग तो ये कि उनको श्रद्धांजलि, उनको पुष्पांजलि देंगे जन्मतिथि के अवसर पे, उनकी चीज़ों के वो रहेंगे, व्याख्यान होंगे, और जो हमारे समाज के अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ लोग जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग फेलिसिटेट भी करेंगे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, जैसे स्पोर्ट्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग हैं, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में। तो इस तरह से हमने लॉ में, प्रोफेशन में, तो हम लोगों ने एक लिस्ट सॉर्ट आउट की है 10-12 की, जो बड़ी एमिनेंस के लोग हैं जो हमारे समाज के इस शहर के लिए या प्रदेश में कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। अच्छा, और इसके बाद फिर साल में और कुछ कार्यक्रम आपके हैं शेड्यूल? देखिए हम लोगों के कार्यक्रम का तो ये है कि हम लोग इकाइयों का गठन करना चाहते हैं जो लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेज ना हो, जिनकी साफ सुथरी छवि हो। मैं उनको साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य बनाने की योजना है जिले में। हम उस जिले को संगठित मानेंगे जिस जिले में 100 सक्रिय सदस्य हमारे बन जाए और 500 साधारण सदस्य वार्षिक के बन जाए। अच्छा। वो जिला मेरा गठित माना जाएगा। अभी मेरे पास 15-20 जिले ही हुए हैं। हम लोग अन्य चीज़ों में उलझ जा रहे थे, नहीं कर पाए हैं। इस आयोजन के बाद तत्काल करेंगे, जिलों को गठित करना, मेंबरशिप चालू कराएंगे। मेंबरशिप अगर हमारी होती है तो हमारी क्रियाकलाप गतिविधियां बढ़ेंगे। हमारे इस गतिविधि के पीछे एक उद्देश्य है कि क्षत्रियों के जो बच्चे, लड़कियां हों चाहे बेटे हों, इनके शिक्षा के लिए, इनके संस्कार के लिए प्रेरणादायक आयोजन किए जाएं। और जो लोग हमारे बच्चे प्रतिभावान हैं, जो परीक्षाओं में अच्छे उत्तीर्ण होते हैं या किसी सर्विसेज में जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं, उनको सार्वजनिक रूप से बुला के उनको सम्मानित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि एक स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा जो स्पोर्ट्स स्पिरिट ही कहलाती है, बनी रहे कि स्पोर्ट्स स्पिरिट है भाई, कि भाई सब लोग खेल के मैदान में उत्साह से लगेंगे, खेलेंगे मतलब पढ़ेंगे और कैरियर बनाएंगे, क्योंकि शिक्षा से बड़ी कोई चीज है नहीं। डेमोक्रेसी में सॉवरेंटी कहाँ वेस्ट करती है? सोसाइटी में, सोसाइटी पब्लिक में, और पब्लिक को किससे वेस्ट, पब्लिक किससे गवर्न होती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। इस संविधान में न राजा है, न रजवाड़ा है, न कोई व्यक्ति है।
सत्ता संविधान के अंतर्गत जनता में। तो ये तो संगठन की बात हुई, आप एकेडमिक में इतने जुड़े रहे हैं, राजनीतिक जीवन भी है और सामाजिक भी है, आपने किताब भी लिखी है, थोड़ा सा किताब के बारे में बताइए क्या है और उसमें किस तरीके से समाज और राजनीति। देखिए ऐसा है कि मैं बहुत सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, बहुत होल टाइमर हम लोग रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी डेज से ही पॉलिटिक्स में रहा, यूनिवर्सिटी से निकल के भी पॉलिटिक्स, इमरजेंसी में गिरफ्तारी से बचा गया, वो इसलिए नहीं मुंह से कि गिरफ्तार हो जाएंगे और जिंदगी खराब हो जाएगी, डर था सामाजिक माता पिता का कि राजनीति नहीं चाहते थे लोग, तो बच गए, बहरहाल बचे। तो हमारी किताब में यूनिवर्सिटी डेज में जेपी मूवमेंट का जो सिचुएशन थी, इमरजेंसी कैसे लगी, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कैसे विकसित हुआ, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन जिसमें मुरारजी भाई इन्वॉल्व हुए कैसे सक्सेस हुआ, गुजरात सरकार गई, रेल स्ट्राइक हुई जिसमें आर्मी को बुलाना पड़ गया, से रेल सेवा पैरालाइज हो गई जॉर्ज फर्नांडिस के कॉल पे, और जयप्रकाश जी ने दिल्ली में 10 लाख के मेंबर्स रैली की तो उस रात में गिरफ्तार करा लिए गए। तो तब तक तो हम लोग भाई जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, और जब इमरजेंसी भी लग गई तो अंडरग्राउंड चीज़ें होती रहीं, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी से ये लगा कि कैरियर अब ले लेगा आदमी राजनीति का ही, सर्विसेज में नहीं जाएगा। तब मेरे मन में आया कि अपोजिशन की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जनता पार्टी में न जाओ क्योंकि वहाँ से लगाव सब है, ये नहीं सरकारी नुमाइंदा होकर के जनता में न जाओ। आंदोलन के लिए विद्रोही एक तेवर था छात्र राजनीति का, मन में भाव तक विद्रोही ढंग से इंडिपेंडेंट जाओ, बिल्कुल संघर्ष करो और 5 साल में उठ कर आओ, जनता तुम्हें इलेक्ट करे, जनता की आवाज़ बनो। ऐसे मौके पे कांग्रेसियों ने हमसे रिश्ता डेवलप किया, कांग्रेस के लोग आने लगे, बन गया, कांग्रेस में चला गई। तो कांग्रेस में यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव 77 के बाद जाके 85 में हुआ है, 84 85 में हुआ है। अब हम लोगों को छोड़ रहे हैं 79 यूनिवर्सिटी। मेरे मन में था कि यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट में हो जाऊंगा, जैसी संभावना थी, तब इसके बाद मैं कांग्रेस फॉर्मली ज्वाइन करूंगा, लेकिन नहीं हुई, मुझे छोड़ना, कांग्रेस की राजनीति सक्रिय होना पड़ा। बहरहाल संजय गांधी से भी लगाव था, जगदम्बिका पाल, संजय सिंह, ये सब हम लोग दोस्त थे, एक साथ कमेटी में काम किए। तो उस समय से लेकर के कुछ हमारा एक डिसेंट नोट कराने का एटीट्यूड रहा है कि असहमति अगर सही, तो मैं ये नहीं कि कोई शौक से असहमत नोट कराना, जहाँ तार्किक आधार पर असहमत की स्थिति बनती है तो नेतृत्व से भी असहमत या नेता से भी असहमत दर्ज कराने का भाव रहा। लीडरशिप कह देती है वही माना जाएगा, लेकिन बात जानी चाहिए, डेमोक्रेटिक ढंग से बात जानी चाहिए, परिवार में भी जानी चाहिए, और जैसा निजी परिवार वैसे राजनीतिक परिवार भी परिवार है। तो मैं उस इमोशंस के साथ अपनी पब्लिक लाइफ में था। मेरे डिसेंट को प्राय लोग अवहेलना या डिक्टेटोरियल एटीट्यूड वाले लोगों को ये लगा कि ये तर्क देता, अब तर्क की चीज़ें स्वीकार नहीं होती। किताब में आपने यही सब लिखा? मैं सारी चीज़ें, मेरे साथ किताब में स्वर्गीय संजय गांधी, इंदिरा गांधी, नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, संजय सिंह, जगदम्बिका, ब्रिजभूषण शरण सिंह, राजनाथ सिंह को मैंने चर्चा किया, मुलायम सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये सारे पात्र हैं। अच्छा। ये सबके साथ के मेरे जो अनुभव रहे हैं, बहुत गहराई से, गहन ढंग से, इस बात को ध्यान रख के कि मेरा कहीं प्रोजेक्शन ना केवल आवे, फैक्चुअल सिचुएशन आवे, और इतने तक कि पब्लिक और यूथ जो है मेरी किताब को पढ़ के ये अपनी लाइन तय कर सके कि यार कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टडी करके तुम अपनी लाइन लो, कहीं डिपेंड न कर जाओ, और इमोशनली ऐसा भंवर जाल में न फंसो कि अपने को बिल्कुल मार ले जाओ, तुम्हें कुछ न मिले। पाठकों ने कितना पसंद किया, कितनी किताबें? मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट एडिशन मेरी 5000, 3000, 2006 5000 की थी। मुझे लगता है कि 4500 से ऊपर किताब बुक बिक गई है, और 4000 तो मेरे को जानकारी, मेरे जो
किताब को लेकर के लखनऊ यूनिवर्सिटी में आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर केरला ने 23 अप्रैल 22 को किया था, विमोचन किया, तो उस दिन 500 किताब बिक गई थी। फिर इसके बाद बस्ती में किताब हुई तो 450 पौने 500 बिक गई, आंधी तूफान बहुत आ गया था बस्ती में। फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 1000 किताब बिकी मेरे फंक्शन पे। फिर बलिया में किताब मेरी 1000 का एडिटोरियम था, लेकिन वहाँ 2000 लोग जुटे मेरे मदरलैंड में, और बर्थ प्लेस है मेरा, और वहाँ किताब मेरी 1400 बिकी है। आगे भी कोई नई बॉम्बे में मेरी बुक का लोगों, उत्तर भारतीयों ने, इधर के लोगों ने अपने फंक्शन के मुझे बुलाया, मैं गया, एक दिन पहले मैं गया, और वहाँ भी मेरी किताब 400-500 बिकी है। अच्छा। और अदरवाइज से भी लोग गई हैं। तो किताब मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो फिगर है 4500। अच्छा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे इन्होंने डाला है मेरे पब्लिशर ने, वहाँ का मैं नहीं जानता है साहब कि क्या बिकी हो। आगे भी कोई किताब ऐसी मेरे मन में देखिए ये बात थी कि अगर मेरी बुक पे जितने लोगों को के बारे में लिखा है, बड़ा साफ साफ लिखा, सबने पढ़ लिया है, लेकिन मैंने ये कहा था हर जगह कि अगर मेरे बुक पे कहीं कोई कंट्राडिक्शन आता है तो मैं पार्ट 2 लिखूंगा। मैं कह सकता हूं, उसका जवाब दूंगा। हाँ, तो पार्ट 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सत्य के अलावा कुछ रखा ही नहीं उसमें। कट होता, सत्य हमेशा कट होता है। हाँ। लेकिन कट कहना सबके बस का नहीं होता है। कबीरा खराब बाजार में ले लुकाठा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो मैंने ये साहस किया है, लेकिन मैं किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, किसी पे आक्षेप लगाने के लिए नहीं। जो सत्य है वो कंट्राडिक्ट, जो जीवित हैं उसमें बहुत से लोग जीवित हैं, या उस कालखंड के लोग जीवित हैं जिनके बारे में लिखा है, तो कंट्राडिक्शन आवे तो पार्ट 2 होगा। बहरहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मेरे मन में एक बात आती है, मेरे पास एक प्लॉट है कि मेरे मन में एक है कि बलिया सतयुग से लेके और आज तक क्यों बागी है। अच्छा। ये तेवर बागी का क्या है। सतयुग में भृगु ऋषि ने जो परिकल्पना आती है क्षीर सागर में विष्णु को जा करके तंत्रा तोड़ने के लिए उनके सर पे, सीने पे, पक्षस्थल पे पैर मारा था, लात मारा था, छाती पे, बगावत किया था। बगावती तेवर क्यों है? बगावत किया था। फिर क्या चीज है कि कामदेव को भी शिव ने भस्म वहीं किया, उसी धरती पे। फिर क्या बात थी कि सीता का वनगमन जब हुआ है, जब छोड़ी गई हैं, तो बिहार और बलिया के बॉर्डर पे ही वाल्मीकि का आश्रम था, वहां छोड़ी गई। वहां लव कुश का जन्म होता है। वो भी बगावत करते हैं, राम से अश्वमेध यज्ञ का पे बगावत होती है। विश्वामित्र जब भगवान राम को और युवराज राजकुमार लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चलते हैं बक्सर के लिए, जहाँ पर उनका हवन यज्ञ स्थल था, बलिया प्रवास करते हैं, रुकते हैं। महाभारत के पहले पांडवों का भी अज्ञातवास के साक्ष्य, तमाम प्रमाण और मंदिर की स्थापना मिलती है। ये सॉइल क्या थी जो बगावत की, इससे और कभी भी जो बगावत वहां से हुई है इतिहास को बदल दिया है। 1857 के गदर में मंगल पांडे ने और बाबू कुंवर सिंह ने इतिहास को बदल दिया। 42 की क्रांति ने बलिया विश्व के इतिहास को बदल दिया कि महीनों बलिया आजाद रहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना रहा, सारी मशीनरी बलिया की रही। और आप देखें कि इसके बाद स्वाधीन भारत में सत्ता परिवर्तन आपातकाल के खिलाफ बगावत हुई, तो बाबू जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर ने लीड की। बलिया तब भी बगावत का रोल, बगावत कहाँ से नेतृत्व दिया, जेपी से हैं। और उसके बाद भी परिवर्तन जब आया तो देखिए परिवर्तन की लड़ाई लड़ते लड़ते लोकशाही का मुखिया भी चंद्रशेखर हो गया। और डिसेंट नोट कराते कराते इंडियन पॉलिटिक्स में कैरेक्टर यही था चंद्रशेखर का कि असहमत दर्ज कराने से उसने
अपने को रोका नहीं। हम लोग बचपन से यंग टर्क चंद्रशेखर से इंस्पायर हुए थे और वो ही कल्चर लिया, लेकिन अब लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और इस नाते अवसर नहीं, लेकिन हमारा मन कमजोर नहीं हुआ, हमारी सकारात्मक मेरा व्यक्तित्व बना रहा, मैं कुंठित नहीं हुआ, मेरे अंदर कुंठा नहीं है, भाग्य होता है। तो आप लिखेंगे 150 करोड़ लोग देश में हैं पॉपुलेशन, और लेजिस्लेशन में 5000 लोग होंगे या 7000 दर्ज कराने वाले नहीं 7000 लोग होंगे जो MP, MLA, MLC, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस मिला के पूरे देश में 7000 या 7200 के है। तो आप सोचें कि 150 करोड़ लोगों में अगर लाखों में भी मेरी हैसियत हो, मान्यता हो, ग्राह्यता हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं संतुष्ट हूँ और समाज के लिए कर रहा हूँ, और मेरा भाव है कि किस तरह से समाज में नैतिक शक्ति बनी रहे, और खास करके राजपूत नौजवानों में, तरुणों में एक चरित्र और संस्कार और प्रताप और राम का बोध लेकर के उनकी परवरिश हो सके, उनका उत्थान हो सके, यही मेरे जीवन का अभिष्ट है। जी, ये आपने जो कहा, हमें सवाल करने वाले भी थे कि आगे मतलब जो बिरादरी है, क्षत्रिय बिरादरी है, इसको आगे बढ़ने के लिए और अपने को एक मुकाम पे बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो ये करनी चाहिए कि हमको जज्बाती होकर के ये तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए कि क्या सत्य है असत्य है, या मैं जातिवादी, ये देखिए क्षत्रिय जातिवादी नहीं हो सकता। क्षत्रिय इस चीज पे नहीं चलेगा कि ये मेरी जाति वंश का है, ये अपराधी है, जराइम है, दंड का भोगी है, लेकिन हम इसके साथ खड़े हैं ना। गलती से, भ्रम से किसी से त्रुटि हो गई हो और वो सीना ठोक करके कहे कि मुझसे त्रुटि हुई है, मैं ग्लानि करता हूं, हम समाज हमारा उसके साथ है। और समाज के लोग भटकने न पावे। हमारे नौजवान, मैंने कहा आपसे पहले भी, आपके प्रश्न का जवाब पहले भी आया कि मैं समाज के बच्चों के प्रति मैं संस्कार चाहता हूं कि हम लोग कैसे उनमें ये रखें कि यार हम उस वंश गोत्र से पैदा हुए जहाँ राम पैदा हुए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका सार्वभौम आराधना होती है, सारे लोग के राम आराधना है, राम के आराधक सभी हैं। और महाराणा प्रताप एक ऐसा हमारे आधुनिक भारत में ऐसा चरित्र है जिसकी कस्में खाई जाती हैं न्यायप्रियता के लिए, चरित्र के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। हम लोग तो धूल की मिट्टी नहीं है, हल्दी घाटी के और मेवाड़ की मिट्टी को अपने सर में लगा के धन्य होने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से लोग प्रताप के आदर्श से चरित्र का निर्माण करें, राष्ट्र भक्ति के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपने दायित्वों का पढ़ते समय पढ़ें, खेलते समय खेलें, समाज में परोपकार के काम करते समय, चैरिटी करते समय चैरिटी करें। दायित्वों का सार्वभौम निर्वहन होना चाहिए। तो अनिल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, शैलेंद्र जी ने मुझसे इतना कवर किया, आप लोग सुन सकें, तो आप सबकी अनुकंपा होगी कि समाज में शुचिता बनी रहे। इस हेतु भारतीय क्षत्रिय समाज आप सबको प्रणाम करते हुए विदा लेता है। धन्यवाद।